नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है जिसको आप विसल ब्लोअर बोल सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस में जो कुछ चल रहा था 4 मई के पहले तक उसको डिफेंड कर रहे थे और पिछले 1 महीने से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिजिजू दत्ता जी कि उनके साथ जो हो रहा था वो सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा था, पूरी पार्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही थी। और वो क्या गड़बड़ चल रही थी, आज 2 जून के दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा है ममता बनर्जी का, और उस वक्त में बहुत लिमिटेड लोग उनके पीछे दिखाई दे रहे हैं और जो दिख रहे हैं वो ज़्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एमएलएज की संख्या बहुत कम है। क्यों है ऐसा? तृणमूल कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों हुई है, ये मैं उन्हीं से पूछता हूँ। पहला सवाल यही कि ऐसा इस सिचुएशन क्यों निकल कर आ रही है कि इतनी बड़ी नेता के पीछे अब पार्टी बहुत कम दिखाई दे रही है। सर, मैं थोड़ा शुरू से शुरुआत करता हूं, अगर वक्त की पाबंदी ना हो तो। कि देखिए, हम लोग पार्टी करते थे। मैं किसी और पार्टी से नहीं आया था, मेरा शुरुआत ही हुआ था, जन्म ही हुआ था तृणमूल कांग्रेस में। एंड आई वाज द नेशनल स्पोक्स पर्सन, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था इस पार्टी का। तो मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के हिसाब से जो किया, अपना राजधर्म का पालन किया, मैंने पार्टी को डिफेंड किया। पर जब 4 तारीख को बंगाल में परिवर्तन हुआ और तृणमूल के गुंडे, जिन्होंने अपने ऊपर भगवा गुलाल लगा के तत्काल बीजेपी बन गए थे, उन्होंने सबके घरों पे तोड़फोड़ करना चालू किया था और मेरा घर भी उसके बाहर नहीं था। और उस टाइम मैंने नाम लेके मैं आज बोल रहा हूं, मैंने अभिषेक बनर्जी को पागलों की तरह फोन किया। जब मेरी मम्मी को, मेरी वाइफ को, जो लोग का राजनीति के साथ कोई संपर्क नहीं है, उनके ऊपर मतलब कोई बोल रहा है खून कर देगा, कोई बोल देगा जला देगा, कोई बोल रहा है उठा के लेके चले जाएंगे, ऐसे आ रहे थे। मैंने पागलों की तरह तृणमूल के नेताओं को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। पर राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के तौर पे व्यक्तिगत परिचय से दिल्ली और बंगाल के बीजेपी के नेताओं के साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क था। उन्होंने मेरा फोन उठाया, उन्होंने मुझे, मेरा परिवार और मेरी जान माल की सुरक्षा दी। इसके वजह से 6 तारीख को मैंने सिर्फ एक फेसबुक में एक छोटा सा वीडियो छोड़ा था कि उनके ये बड़प्पन के लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और सिर्फ इसके लिए मुझे पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। अब 2 फर्क है। दो विधायकों को निकासित किया गया, उनको निकासित किया गया। मेरे को एंटी पार्टी एक्टिविटी के लिए निकासित नहीं किया गया, मेरे को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग लाके सस्पेंड किया गया। उसमें भी डेरेक ओब्रायन ने बहुत खेला है, वो बात की बात है, छोड़ दीजिए। तो उसके बाद 9 तारीख को सस्पेंड होने के बाद मैंने बातें करना शुरू की। उससे पहले मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सस्पेंशन के बाद मैंने बोला ये चीजें पार्टी के अंदर हो रही थी जिसके वजह से ये पार्टी टूट रही है। आपको एक चीज मैं बता दूं, शायद नेशनल मीडिया को ये पता नहीं था कि जब आरजीकर कांड हुआ था, तब मेरे जैसे ऐसे और 5 प्रवक्ता ने पार्टी के अंदर हमने आवाज उठाई थी कि ये हमारा कॉन्शियंस, हमारा दिल इसका इजाजत नहीं दे रहा है, और हमें प्रवक्ता के पद से हटाया गया था 3 महीने के लिए, सिर्फ ये बोलने के लिए, जो भी पार्टी के अंदर हमने बोला था। और उस टाइम तृणमूल कांग्रेस में एक थ्रेट कल्चर था। पिछले 3 साल से पार्टी चला रही थी पुलिस प्रशासन, और पार्टी चला रही थी एक थर्ड पार्टी एंटिटी, जो पर्सन प्राइवेट एंटिटी थी, जिसका नाम था आईपैक। और 9 तारीख से आज कल तक, 1 जून तक, मेरे को सिर्फ गालियां पड़ी तृणमूल के तरफ से और इसके तरफ से। तृणमूल के आईटी सेल को मेरे पीछे लगा दिया गया था। 100,000 सब्सक्राइबर के मेरे जो फेसबुक या ट्विटर है, सबको उड़ा देने के लिए रिपोर्ट मार के मैंने सब बर्दाश्त कर लिया। पर आज जिनको पार्टी ने टिकट दिया, जिनको पार्टी ने सांसद भेजा, जिनको पार्टी ने विधायक सांसद बनाया, आज वही तो मेरी बातें कर रहे हैं। सो आई स्टैंड विंडिकेटेड टुडे कि हमने बेईमानी नहीं की, हमने गद्दारी नहीं की, पर हमने पार्टी के अंदर ये बातें बतानी चाहिए, तो हमें निकाल दिया गया। क्योंकि अभिषेक बनर्जी जी का लास्ट 2 साल में ऐसा एटीट्यूड था कि हम राजा हैं। अरे, हम भी आपको राजा मानते थे, बट बाकी कोई प्रजा नहीं है, बाकी हमारे नौकर हैं। और ये एटीट्यूड आज देखिए, 215 की एक पार्टी, 3 बार की पार्टी आज कहां पर आ गई। पर ये मुझे बताइए, ये तृणमूल कांग्रेस में क्या सब कुछ अभिषेक बनर्जी कर रहे थे? क्या ममता बनर्जी का अपना कोई से नहीं था? क्या रिजिजू दत्ता जब कंप्लेन करते हैं तो वो ममता बनर्जी का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं? देखिए, मैं अभिषेक बनर्जी पे जाकर रुक जाते हैं। मैं एकदम सच बात बता रहा हूं। दीदी, जब हम लोग ने पार्टी शुरू किया था, तब दीदी के पास हम लोग का एक्सेस था। बट दीदी मुख्यमंत्री के बनने के बाद ऐसे 3-4 हाई प्रोफाइल मंत्री जो आज दीदी के साथ नहीं दिख रहे हैं, वही दीदी के आजू बाजू घूमते थे। हम लोग का तो जाने का मौका भी नहीं था, इसलिए हम लोग का बोलने का जगह था अभिषेक बनर्जी जी के पास, या उनके पास नहीं, उनके ऑफिस के पास या आईपैक के पास। अब आईपैक पंचायत लेवल पे पैसा ले रही है टिकट देने के लिए,
जिला परिषद का टिकट पैसा लेके बांट रहे हैं, विधानसभा का टिकट पैसा लेके बांट रहे हैं। मेरे को टिकट कंफर्म करने के बाद मेरे से 50 लाख रुपए मांग ले वो लोग। अब उसमें जब हम बोलने जाएंगे, अगर अभिषेक जी को हम बोलने जाएंगे, तो अभिषेक जी के गाड़ी में खुद प्रतीक जैन जो आईपैक के डायरेक्टर है वो घूम रहे हैं, तो हम क्या करें? और उस टाइम तृणमूल जब क्षमता में थी, ऐसा एक थ्रेट कल्चर था पार्टी में कि अगर आप पार्टी के अंदर बोलोगे तो आपको बिठा दिया जाएगा, और अगर आप पार्टी छोड़ना चाहोगे तो पुलिस केस हो जाएगा आपके ऊपर। तो जाए कहां? इसलिए जब आज सत्ता चली गई है तब सब मुंह खोल रहे हैं, क्योंकि वो डर हट गया है। तो क्या आपको ये लगता है रिजवी जी की पार्टी वाकई में पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाएगी आने वाले दिनों में? देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने ट्वीट भी किया है, बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर जो अभी नए नए बने हैं, श्री तापस राय जी, उन्होंने फेसबुक में एक पोस्ट किया बंगाली में, जिसका ट्रांसलेट करके मैंने ट्वीट किया है कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से टूट गई है और ऋतव्रत बंदोपाध्याय करीब 50 विधायकों को लेकर विधानसभा के स्पीकर के पास पहुंचे हैं। इसी चीज का मैंने ब्रेक किया था कल शाम को एक डिबेट शो में किसी और चैनल के। मैंने बोला था कि सारे विधायक अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स कर रहे हैं और इनके 3 मुद्दे हैं। इनका मेन मुद्दा है आईपैक से हमको बैर है, आईपैक हमारी बेइज्जती की है, अभिषेक बनर्जी ने हमारी बेइज्जती की है, और इसलिए 50 से 55 विधायक इन्होंने तय किया है कि एक नई पार्टी करेंगे जिनका नाम होगा असली तृणमूल या नया तृणमूल, ऐसा कुछ। उनके नेता प्रतिपक्ष होंगे ऋतव्रत बंदोपाध्याय जी, और आगे चल के जब ये विधानसभा में एस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे सिंबल के लिए, तृणमूल कांग्रेस के सिंबल के लिए। इसीलिए मैंने ट्वीट किया था शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल इन बंगाल। तो ये मान के चला जाए कि जो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में हुआ वो तृणमूल के साथ बंगाल में हो रहा है? अभी तो ऋतव्रत जी विधानसभा पहुंचे हैं, आगे चल के देखिए क्या होता है। आपको पता है सुमित जी, आपको पता है, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि ये डेवलपिंग स्टोरीज होते हैं। ऋतव्रत जी के साथ कितने विधायक? भी तो मुझे कल तक पता था करीब 50। तापस राय ने भी वही किया है, बट अगर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं जाना है तो 2/3 के लिए आपको तो करीब 53 विधायक की जरूरत है। तो उतने हैं, इसीलिए सवाल पूछा मैंने। अगर उतने नहीं होते तो कौन कागज लेके स्पीकर के पास जाता है? तो लेजिस्लेटिव पार्टी में तो फ्रैक्शन आपके हिसाब से हो रहा है, व्हाट अबाउट पार्लियामेंट्री पार्टी, यहाँ क्या होगा दिल्ली में? नहीं, ये तो मैंने बहुत दिन पहले बोला था किसी और चैनल में कि जो लोग ममता जी के घर में बैठ के रविंद्र संगीत सुन रहे हैं, जो सांसद, उन्होंने सारे पेंसिल बुकिंग करके रखे हैं बीजेपी के पास। बट अभी मुद्दा ये नहीं है कि किसने पेंसिल बुकिंग किया, कौन जाना चाहता है। मुद्दा ये है कि बीजेपी के पास अभी मेजोरिटी है लोकसभा में, फुल मेजोरिटी। अभी कुछ दिनों में राज्यसभा में भी उनके 150 करीब हो जाएंगे, और बंगाल में उनको 208 मिला है, तो उनको ये 50 की क्या जरूरत है? अब ज्वाइन कराएंगे नहीं कराएंगे वो तो बीजेपी की बात है, पर मैं ये साफ तौर पे बोल रहा हूँ, ये जो तृणमूल बोल रही है बीजेपी तोड़ रही है, बीजेपी कर रही है, इसमें बीजेपी का कोई हक नहीं है, ना उनको चाहिए ये सब। ये लोग सब पेंसिल बुकिंग करके रखे हुए हैं कि मुझे थोड़ा मौका दो, मंदिर में बैठने का जगह दो। मंदिर में बैठने का जगह दो, या जेलों के पीछे ना जाए, शिक्षकों के पीछे ना जाए, इतना करप्शन कर रखा है, अब पकड़े जाएंगे, अब शुभेंदु अधिकारी छोड़ेंगे नहीं, जिस तरह के मूड में वो आए हैं, इसलिए अपने आपको बचाना चाहते हैं। आपका बात का मैं जवाब नहीं दूंगा, बट आप और आपके जो दर्शक है वो जो समझ रहे हैं वो समझ गए। नहीं, मैं आपका केस जेन्युइन समझ में आता है। देखिए, मेरा केस, मैं सुमित जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता था इस पार्टी का 8-9 साल। मेरे घर पे तो ईडी नहीं आ रही है, मेरे घर पे सीबीआई नहीं आ रही है, मैं 50 नेशनल चैनल को बाइट दे रहा हूँ, मेरे घर के बाहर कोई चोट स्लोगन नहीं दे रहा है, मेरे ऊपर कोई अंडे भी नहीं फेंक रहे हैं। जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने तोलाबाजी की, जिन्होंने सिंडिकेट किया, अब नया सरकार आया है, नया सरकार माफ करने के मूड में नहीं है, नया सरकार कार्रवाई कर रही है, और जिनके खिलाफ एविडेंस है वो जाएगा अंदर। अगर आज फर्ज कर लीजिए पुलिस मेरे को ऐसे ही वेंडेटा में उठा लेता है, तो एविडेंस नहीं होगा, मुझे बेल मिलेगा, और मैं तो सुप्रीम कोर्ट में फिर डिफेमेशन करूंगा उस ऑफिसर के खिलाफ, है ना? तो मेरे खिलाफ तो नहीं हो रहा है, अब जिनके खिलाफ हो रहा है उनको तो जवाब देना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि सिर्फ पार्टी में अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी रह जाएंगे क्या? आज रात तो को या कल परसों तक पता चल जाएगा कि कौन रहता है कौन नहीं रहता है। देखिए, उनके जो कुछ ओल्ड गार्ड्स हैं, ममता दीदी के कुछ ओल्ड गार्ड्स हैं जो विपक्ष की राजनीति किए हैं, जिन्होंने लेफ्ट के साथ लड़ाई किया है, तो वो जो लोग विपक्ष देखे हैं और फिर सत्ता में थे, वो लोग फिर भी लड़ लेंगे। आज आप देखिए ममता दीदी जी के साथ जो धरने में बैठे, ये सारे उनके ओल्ड गार्ड्स हैं, नए लोग कोई नहीं है।
कोई नहीं। तो ओल्ड गार्ड्स मुझे लगता है वो रहेंगे, और ओल्ड गार्ड्स ने फोन भी किया, फेस टाइम कॉल किया, वीडियो कॉल किया, और उन्होंने ये जो रेबल लेजिस्लेटर्स हैं उनको बोला भी है, माटी पाटी मत तोड़ो, मत तोड़ो, मत तोड़ो। बट कभी कभी पॉलिटिकल एम्बिशंस होता है, कभी कभी जो चीजें आप बोल रहे हैं वो भी हो सकता है, और बाकी और भी 10 और चीजें होती है इसमें, बिकॉज अभी इंडिया की राजनीति में साम दाम दंड भेद सब तो एप्लीकेबल है। पर रिजिजू जी, ये तो आप मानेंगे ना कि जो काम तृणमूल ने लेफ्ट के साथ किया 2011, 12, 13 में, वही काम आज 2026, 27, 28 में बीजेपी के पावर में आने के बाद टीएमसी के साथ हो रहा है। और मैं ये भी आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बीजेपी ये नहीं करवा रही। अच्छा, ये तृणमूल के जो लेजिस्लेटर्स हैं, ये लोग अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ, आईपैक के खिलाफ अपना जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, बट ये बीजेपी नहीं करवा रही, क्योंकि बीजेपी को जरूरत ही नहीं है। जब ये तृणमूल कांग्रेस ये नैरेटिव चला रही थी कि ये जो साइन फॉर्जरी का मामला है, उसकी वो शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री है वो करवा रहे हैं या बीजेपी करवा रही है, इसलिए तो मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि मैं नहीं करवा रहा हूं, आपके 2 विधायक ने कंप्लेन किया स्पीकर को, और उसी के बाद तो ये दोनों विधायक निकासित हुए पार्टी से। तो ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है। तो उनको अगर ये छुपा छुपी करना था तो उनको नाम बताने की जरूरत नहीं थी। एक चीज, सॉरी बोलिए ना, पर इतना अगर मतलब पार्टी के अंदर प्रेशर था अभिषेक बनर्जी का, तो क्या ममता बनर्जी को दिख नहीं रहा था कि पार्टी कहां जा रही है? आईपैक के हाथों में पूरी तरीके से चली गई है। देखिए, आईपैक के हाथ में पार्टी पूरी तरह से चली गई है, और मैं ये भी मानता हूं कि आईपैक ने बुद्धू बनाया है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी जी को, क्योंकि आईपैक के डायरेक्टर्स अभी केप टाउन में घूम रहे हैं, ठीक है। अब ममता दीदी के ऊपर ईडी का केस चल रहा है, आईपैक में जो रेड में वो चले गए थे, ममता दीदी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। तृणमूल हार गई है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, वो घर पे अपना इलाज करा रहे हैं। आईपैक तो मस्त है। आपने कभी सुना है सुमित अवस्थी जी कि ईडी केस में एक बंदा अरेस्ट होता है, आईपैक का डायरेक्टर विनेश चंडेल, और पीएमएलए केस में लोअर कोर्ट में उसको बेल मिल जाता है और ईडी अपोज नहीं करता है? कभी सुना है ये चीज? तो देखिए, हर चीज हम समझते हैं, बट एक चीज मैं ये भी कहूंगा, हाँ जी, मुझे समझाइए, बेल क्यों मिल गई? क्या मुझे नहीं पता, आईपैक की सेटिंग थी? देखिए अगर आप क्रोनोलॉजी पकड़ेंगे तो बाकी आपका दर्शक जज कर सकता है। आईपैक का डायरेक्टर्स के घर में रेड होता है, आईपैक का एक डायरेक्टर अरेस्ट होता है ईडी केस में, और वो भी पैसे के हवाले के मामले में, ठीक है। उसके बाद आईपैक क्या करता है, कलकत्ता में इलेक्शन के 10 दिन पहले अपना ऑफिस बंद कर देता है और बोलता है कि हम और टीएमसी का काम नहीं करेंगे। और जैसे ही सेकेंड फेज का वोटिंग कंप्लीट होता है, अगले ही दिन शाम को लोअर कोर्ट में पीएमएलए केस में उनको बेल मिल जाता है और ईडी अपोज भी नहीं करती है। तो अभी आप इसका जो मतलब निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। 2 मतलब निकलते हैं मेरे हिसाब से, प्लीज करेक्ट मी। या तो आईपैक की सेटिंग दिल्ली के साथ थी, दिल्ली के इशारे पर वो एज अ मोल घुसा हुआ था पार्टी के भीतर, या ममता बनर्जी और डेरेक ओब्रायन या अभिषेक बनर्जी, इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आईपैक क्या कर रहा है। दोनों ही हो सकता है, बट मैं आपको एक बहुत बड़ा चीज बोल रहा हूं जो मैं आपके चैनल पे ही बोल रहा हूं, किसी और चैनल पे नहीं बोला है, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पे, बिकॉज आई वाज द नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ अ पार्टी, आई हैव पर्सनल रिलेशनशिप्स विद पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन दिल्ली एज वेल एज हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स। और मेरे को 2 दिन पहले दिल्ली के एक बहुत हाई प्लेस्ड ब्यूरोक्रेट ने यह बोला कि this time it was very important for BJP to win Bengal, not because winning Bengal electorally, but for national security. Okay. मैं उनका नाम तो ऑफ कोर्स नहीं ले सकता, बट ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी को बंगाल जीतना बहुत जरूरी था। उनके पास 21 राज्य हैं और एक स्टेट जीत गए तो कोई बड़ा चीज नहीं होने वाला था, बट इस बार ये जीतना जरूरी था नेशनल सिक्योरिटी के लिए। क्यों, ये आप क्यों कह रहे हैं? क्या ममता बनर्जी नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही थी? क्या ममता बनर्जी ने बॉर्डर खोल दिए थे? क्या घुसपैठिए चले आ रहे थे? क्या कर रही थी? देखिए, जब मैं तृणमूल कांग्रेस में था सुमित जी, तो मैं भी तो ये घुसपैठिया नैरेटिव जो बीजेपी चला रही थी उसके खिलाफ मैं बोल रहा था। बिल्कुल, चैनल्स पे भी बोला, सब जगह बोला, बिकॉज मैं प्रवक्ता के तौर पे मेरा लीडर जो बोलेगा मेरे लिए वही ब्रह्म वाक्य है, उसके बाहर कुछ नहीं। आई विल ट्रस्ट हिम और हर। पर ये परिवर्तन होने के बाद और ये भाजपा का ये स्ट्रिक्टनेस होने के बाद कि घुसपैठिया भागिए यहां से, और हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये कहने के बाद कि घुसपैठिया जो भी है निकली है बंगाल से,
ये तो आंखों के सामने दिख रहा है कि बॉर्डर चेक पॉइंट्स पे हजारों लाखों लोगों का भीड़ लगा हुआ है। तो ये तो हमें भी पता नहीं था कि हमारे घर के आजू बाजू बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे। कुछ बांग्लादेशियों का मैंने बाइट सुना, वो जिन लोगों को जो जगह का नाम बोला है सुमित जी, कि हम 6 साल 7 साल से यहाँ पर ठेला का काम कर रहे थे या रेबड़ी लगा रहे थे या ये सब काम, वो जगह मेरे घर से 10 मिनट दूर पे है। ये तो मेरे लिए भी एक टेंशन का बात हो गया था कि यार किसी के सर पे तो लिखा नहीं होता बांग्लादेशी रोहिंग्या। तो इतना था, ये तो मुझे नहीं पता था। और अभी जैसे ये सरकार आने के 2 दिन पहले ही पहला मीटिंग करके ये जो बॉर्डर बीएसएफ को जो जमीन दे दिया गया, जो इतना दिन नहीं दिया गया था, हम लोग ये बोल रहे थे या हमें ये समझाया गया था कि वहां पर जो विलेजर्स हैं उनके ऊपर बीएसएफ क्या कर, मतलब दे आर अटैकिंग द विलेजर्स, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, एट्रोसिटीज कर रहे हैं। बट अभी सत्ता परिवर्तन के बाद मैं देख रहा हूं कि विलेजर्स जो हैं वो खुद जाके साइन कर रहे हैं कि बांग्लादेशी घुस के हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा था, आप लोग यहाँ पर फेंसिंग करिए। तो ये तो हमें भी पार्टी के अंदर गलत समझाया गया था। इट वॉज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। मतलब ममता बनर्जी जैसी लीडर, जिसको इतना बड़ा देश का नेता माना जाता है, वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही थी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। ये बहुत बड़ा एलिगेशन। मतलब एलिगेशन मैं नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं परिवर्तन होने के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है। नहीं, पर इसका मतलब या तो उनकी कंट्रोल नहीं था जमीन पर, उनको जमीन कुछ भी, देखिए कुछ भी हो कर रही थी सुमित जी, कुछ भी हो सकता है। बट जब तृणमूल का नैरेटिव था कि बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है, जब डीजी बीएसएफ का कोई बयान सामने नहीं आया या कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई व्हाइट पेपर पब्लिश नहीं हुआ कि कितने घुसपैठिया की, और एसआईआर के बाद भी कितने बांग्लादेशी या कितने रोहिंग्या पकड़े गए, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया था। तो हमें ये लग रहा था कि बीजेपी ये घुसपैठिया का नैरेटिव चला रहे, बिकॉज घुसपैठिया इज एन एक्चुअल इशू इन आसाम। बट हमें ये नहीं पता था कि बंगाल में भी वो इशू है। पर उसके बाद जो ये वीडियोस और फोटोज सामने आए और जो लोग अभी वापस जा रहे हैं, वो लोग जो बाइट्स दे रहे हैं ना, ये डरावने वाली चीज है, ये डराने वाली चीज है। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, जब चुनाव के पहले की बात कर रहा हूं, जब ये घुसपैठिया वाला इशू चल रहा था, एसआईआर को लेकर काउंटिंग चल रही थी, वोटर लिस्ट को लेकर अपडेशन चल रहा था, उस वक्त में ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को, पूरी की पूरी रूलिंग क्लास को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमारे लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, हमारे मतलब जो हमको वोट करते रहे हैं, जो अब नहीं कर पाएंगे। ये कैसे बीजेपी कर पाई एक ऐसे राज्य में जो कि एंटी बीजेपी राज्य था? नहीं, देखिए, ये जो वोट हुआ है इसमें 41% वोट ममता बनर्जी जी को मिला है। हाँ। सिर्फ उन्हीं को मिला है और तृणमूल में किसी को नहीं मिला। उनके चेहरे पे ही 41% वोट मिला है, ये मैं क्लियरली बता दूं। बाकी नेता अभी बहुत नेता बन सकते हैं, जो रेबल लीडर्स अभी छोड़ के जा रहे हैं, ये भी उनको भी याद होना चाहिए कि वो ममता बनर्जी के नाम पे ही वोट लेके उनको वो विधायक बने। सो लेट्स बी रियल ऑन दिस, ठीक है। बाकी बात यह है कि 94-95% जब वोट गिरा है, उसमें मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो अमेरिका से, इंग्लैंड से टिकट काट के आए हैं बंगाल पे वोट देने के लिए। और ये वोट प्रतिष्ठान के खिलाफ, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ वोट था। पीपल वांटेड चेंज इन बंगाल। ये कुछ भी दीदी आज बोल ले, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूं, जिंदगी भर सम्मान करूंगा, बट बंगाल की जनता तृणमूल से त्रस्त हो गई थी। तृणमूल के खिलाफ ये वोट था। बीजेपी, मैं एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, बीजेपी नहीं जीती है बंगाल में, तृणमूल हारी है बंगाल में। तो जो तृणमूल हार गई है, क्या रिजिजू उसी पार्टी में रहेंगे या मैं तो बीजेपी जीत गई है उसमें जाने की कोशिश? नहीं, मेरे को तो सस्पेंड कर दिया सुमित जी। मैंने तो आप एक्सपेल नहीं है, सस्पेंड नहीं, मैं एक्सपेल नहीं हूं, मैं सस्पेंड हूं। और मैं ओपन आपके चैनल में बोल रहा हूं और मैं बाकी चैनलों में भी बोला है कि हमने तृणमूल से पैसे नहीं उठाए, हमने तोलाबाजी सिंडिकेट नहीं किया। मैं जिस फैमिली से आता हूं, my mother was a doctor, my mother is a doctor, my father is a doctor, my younger brother is a doctor, I am somebody who has done my PhD from Manchester University. तो हमारे जो घर के बहुएं हैं, they are working in high placed jobs. तो हम तो पैसे के लिए तृणमूल कांग्रेस नहीं करते थे ना। तृणमूल कांग्रेस कभी बोल सकती है कि रिजू दत्ता यहाँ गए, वहां गए, नंदीग्राम 27 दिन रुके, उनको हमने पैसे दिए, बोल ही नहीं सकता, हिम्मत नहीं है बोलने का। तो हमने तृणमूल कांग्रेस किया ममता बनर्जी को देख के दिल से। और अगर मुझे आज सस्पेंड नहीं करती पार्टी, मैंने वो थैंक यू बोलने के बाद मुझे डांट देती या मेरे कान पकड़ के खींच लेती दीदी, आज उसी वाइट चैनल पे, उसी धरना मंच के पीछे मैं दीदी के साथ खड़ा रहता। बट ये जो दुख है ना अंदर में,
कि आपने हमको सस्पेंड कर दिया, हमने जान पे खेल के। मैं आपको सुमित जी बोल रहा हूं और ये तथ्य है, आई हैव डन द टफेस्ट असाइनमेंट्स फॉर तृणमूल कांग्रेस। आई वॉज नॉट ओनली द स्पोक्स पर्सन टू अपीयर ऑन नेशनल टेलीविजन, मैं पंचायत किया अगेंस्ट शुभेंदु अधिकारी इन नंदीग्राम, हु इज द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर। मैंने प्रतिवाद सभा विजय सम्मेलन किया नंदीग्राम, अभिषेक बनर्जी का 27 दिन सेवाश्रय किया नंदीग्राम। आई टुक द इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी हेड ऑन। मैं कुछ नहीं हूं उनके सामने, बट आई टुक हिम हेड ऑन। और 2 मई को आई वॉज मेड द काउंटिंग ऑब्जर्वर विथ एमपी शायोनी घोष इन पूर्व मेदिनीपुर, विच इज अधिकारी गढ़ जिसे कहते हैं। तो आई डिड द टफेस्ट असाइनमेंट्स, और आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, मेरे परिवार के ऊपर हमला हो रहा है, आप मेरे को एक व्हाट्सएप का रिप्लाई देने का आपके में कर्टसी नहीं है, और आप मेरे को सस्पेंड कर रहे हो। जिन लोगों ने मेरे को बचाया उनको थैंक यू बोलने के लिए। और ये भी मैं बता दूं आपके नेशनल चैनल में, अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला होने के बाद, जब मेरे घर पे जानलेवा हमला हुआ तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया, वो मैसेज भी नहीं किया। पर उनके ऊपर जब जानलेवा हमला हुआ, मैंने उसका निंदा भी की, और उनके परिवार के एक व्यक्ति के साथ मैंने बात भी की और पूछा भी कि वो कैसे हैं। तो यह फर्क है। नहीं तो आपका फोन क्यों नहीं उठाया, रिजवी बात वही आ जाती है। आपका ऐसी कौन सी चोरी पकड़ ली थी अभिषेक बनर्जी ने कि ये व्यक्ति तो बीजेपी के साथ मिल गया है, ये तो बीजेपी को फोन कर रहा है, ये तो साइड स्विच कर सकता है, क्यों आपका फोन नहीं? जो आदमी 10 साल अगर 10 साल नहीं 15 साल उन्होंने मेरा नहीं, आपको मैं बता दूं, आप आपके चैनल को बता दीजिए, हमारे भूतपूर्व मंत्री और मल्टीपल टाइम एमएलए श्री आरूप राय फ्रॉम हावड़ा, yesterday he said the same thing कि मेरा फोन नहीं उठाया। एक्स मिनिस्टर, मल्टीपल टाइम एमएलए, एंड व्हाटएवर आई सेड आई स्टैंड विंडिकेटेड। आज तो सभी वही बातें बोल रहे हैं जो रिजू दत्ता इतना दिन से बोल रहा है, सभी तो यही बात बोल रहे हैं, सबके दिल में ये दुख दर्द है। बट आपका फोन और मैं वही बोला, आप पूछ रहे हैं ना चोरी पकड़ा गया, आप बीजेपी से बात कर रहे हैं, मैं आज आपके कैमरा में बोल रहा हूं, नाम ले रहा हूं, एन एक्स कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, एक्स हाई प्रोफाइल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, बिफोर 2021 जनरल इलेक्शंस टोल्ड मी टू ज्वाइन बीजेपी। आई सेड नहीं, हम बेईमान नहीं है, हाथ जोड़ के मैंने ये कहा था। तो आज मुझे तृणमूल बेईमान गद्दार नहीं बोल सकता। नहीं तो फिर एक वजह तो आपको बतानी होगी ना कि आपका फोन क्यों नहीं उठाया अभिषेक? नहीं, अभिषेक बनर्जी से सवाल है कि उन्होंने किसी का फोन क्यों नहीं उठाया, रिजू दत्ता का नहीं, उन्होंने किसी का फोन नहीं उठाया, ना मंत्री का, ना हो सकता है डिप्रेस हो, परेशान हो, किसी और काम में लगे हो। अगर कार्यकर्ता जब मार खा रहा है, कार्यकर्ता घर से भागा हुआ है, कार्यकर्ता के जान माल की नुकसान हो रही है, कार्यकर्ताओं के घर जलाए जा रहे हैं, तब अगर लीडर डिप्रेशन में चला जाता है तो और फोन नहीं उठाता है तो उनको लीडर बनने का ही हक नहीं है। नहीं तो आप दीदी से बात करते या किसी और दीदी के पास हाकिम साहब किसी सबका फोन बंद था उसने। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप तृणमूल के किसी भी नेता को पकड़ के ये सवाल पूछ सकते हैं। आपको दिख रहा था चुनाव के दौरान कि टीएमसी चुनाव हार सकती है? देखिए, मैं पार्टी के अंदर मैंने बोला था नंबर्स कम आएंगे, नंबर घटेंगे, क्योंकि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, लोअर लेवल तृणमूल के नेताओं ने बहुत गंदगी किया। बट हम लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है हमारे नेता से। जैसे शुभेंदु जी अभी मुख्यमंत्री बने, उनका कॉन्फिडेंस कौन है? प्रधानमंत्री जी है। तो हमारा कॉन्फिडेंस कौन था? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। अगर ममता बनर्जी प्रेस बाइट में बोल रहे हैं हम लोग 226 क्रॉस कर गए हैं, तो उससे तो हमको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो 226 ना हो, कम से कम 200 तो क्रॉस कर गए। समझ रहे हैं? क्या वाकई में कैमरेज काम नहीं कर रहे थे काउंटिंग सेंटर्स पे? नहीं, मैं काउंटिंग ऑब्जर्वर था, कैमरास काम कर रहे थे। बट एक सवाल है जो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो ईवीएम्स खुल रहे थे, ईवीएम में वोट हुआ, उसके बाद 5 दिन वो स्टोरेज में था, उसके बाद काउंटिंग के लिए जो ईवीएम्स खुल रहे थे, उसमें ऐसे बहुत वाकया है जहां पर ईवीएम परसेंटेज 90, 92%, 93% था। अभी आप इसको किस एंगल में लेंगे वो बात की बात। क्या 90% क्या था? चार्ज अच्छा, मतलब बैटरी खत्म नहीं हुई थी? बैटरी नॉर्मली मैंने तो बहुत इलेक्शन करवाए, नॉर्मली मेरे अंदाज से बैटरी परसेंटेज नॉर्मली 50, 55, 60, 65% होता है। मैं इस पे किसी को दोष नहीं देना चाहता, ना ईसी को, ना बीजेपी को, ना किसी को। इलेक्शन, हम लोग प्योर पॉलिटिकल लड़के हैं सुमित जी। हम लोग का इलेक्शन वी नो इज नॉट अबाउट ऑप्टिक्स एंड परसेप्शन, दैट इज ओनली मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट। इलेक्शन इज अबाउट विनेबिलिटी, साम दाम दंड भेद। अगर आप हार गए और किसी ने साम दाम दंड भेद लगा लिया, आपने पकड़ नहीं पाया, तो आप हार गए, मान लीजिए।
तो मतलब पर अगर आप हार गए, पर 1 महीने में आपका पार्टी खत्म हो जा रहा है, इसमें फिर बहुत बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, जो अभी 1 महीने पहले चुनाव जीत के रहा है वही आपके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, आपके घर नहीं आ पा रहे हैं, डर रहे हैं, घरों के अंदर छुपे बैठे हैं। वो साफ तौर पे मैसेज दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल पूरी तरीके से चला गया। 2 छोटे-छोटे इश्यूज और पूछना चाहूंगा कि आप मुझसे बेहतर बंगाल को जानते हैं। व्हाट नेक्स्ट नाउ फॉर टीएमसी? आगे टीएमसी का क्या भविष्य आप देखते हैं? आपकी अपनी पार्टी जिसको आपने खून पसीने से सींचा। 48 आवर्स, अगला 48 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही इस सवाल का जवाब हो सकता है। देखिए, दीदी स्ट्रीट फाइटर है, दीदी बहुत बड़ी नेत्री है, दीदी सड़क पे उतरेंगे तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे। अगर दीदी 6 मई को सड़क पे उतरते तो आज धर्मतल्ला में 6 लाख लोग होते। दीदी 2 जून को उतरी है, इसलिए 6,000 है। पर दीदी के लिए बंगाल की जनता के दिल में अभी भी बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है। और मैं ओपन आपके चैनल में बोल रहा हूं, मैं तृणमूल में भी जब था, हम लोग बंगाल में एक टर्म यूज करते हैं, मातृ क्षमा, जिसका मतलब माँ का दर्जा देना। मैं माँ का सम्मान तब भी दीदी को करता था, आज पार्टी से मैं सस्पेंड हूं, आज भी करता हूं, और भविष्य में अगर मैं किसी नेशनल पार्टी में चला भी गया तब भी मैं उनको माँ का सम्मान दूंगा। दीदी इज अ डिफरेंट बॉल गेम। दीदी के ऊपर मेरा टिप्पणी करने का मतलब जुर्रत मैं नहीं कर सकता, पर बहुत देर करके दीदी उतरी है रोड पे। दीदी को बहुत पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना चाहिए था। क्यों? क्या वो शौक में थी इसलिए? मुझे नहीं पता क्या शौक में थी या शौक में थी, तबीयत खराब थी, किसी ने उनको रोका, किसी ने उनको कुछ बोला, मुझे नहीं पता। दीदी अगर 6 मई को रोड पे उतरती तो आज सिनारियो बहुत अलग होता। क्या अभिषेक बनर्जी पार्टी को कंट्रोल कर पाएंगे आने वाले वक्त में? चला पाएंगे? उनका वो रुतबा टूट गया है, खत्म हो चुका है वो चीज। ऑपोजिशन का स्पेस कहाँ जा रहा है? अगर नहीं तृणमूल तो कौन फिर? देखिए, लोग लेफ्ट भी नहीं है। देखिए मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के पास, जो अभी सरकार में है बंगाल में, गुजारिश कर सकता हूं कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के लिए विपक्ष बहुत जरूरी है। अभी सारे विपक्ष अगर आपके पैर में गिर जाए, सारे विपक्ष बोलने लगे कि मंदिर का दरवाजा खोलिए, हमको घुसना है, इसमें आपकी गलती नहीं हो सकती। बट आप, क्योंकि आप सत्ता में, आपकी जिम्मेदारी भी ये है कि विपक्ष को बचा के रखना, विपक्ष को सुरक्षा देना और विपक्ष को विपक्ष की राजनीति करने का मौका देना। ये गुजारिश मेरी रहेगी उनसे। बाकी मैं आपको आज भी बोल रहा हूं, ये दीदी के सामने जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, दीदी के आसपास जो बैठे हैं, ये सब पेंसिल बुकिंग करके रखे हुए हैं। बीजेपी ले नहीं रही है किसी को, क्योंकि उनके पास 208 है। शमीक भट्टाचार्य का बयान यही आया है कि इसका हम क्या तृणमूलीकरण नहीं करेंगे अपनी बीजेपी। देखिए, तृणमूलीकरण, शमीक जी से मैं ये भी कहूंगा कि तृणमूलीकरण सिर्फ तृणमूल को लेने में नहीं है। तृणमूलीकरण तब भी होता है अगर आप उनका कल्चर को ले लेते हैं। अगर तृणमूल के जमाने में जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर हमला होते थे, हिंसा होते थे, अगर वही कल्चर रहेगा तो आपका फिर भी तो आपका तृणमूलीकरण ही हो गया है। बंगाल की जनता तो मोदी जी का वो जो बात, भय आउट भरोसा इन, उसी बात पे तो भरोसा करके आपको इतना मैंडेट दिया है, तो वो भरोसा रखने का जिम्मेदारी तो अभी उनके ऊपर है। तो ये जो अभिषेक और रहा बात किसी को लेंगे नहीं, किसी को ये नहीं लेंगे, ठीक है, वो बात उनके जगह पे सही है, आज वो सत्ते में है। बट ये भी आपको याद दिला दूं, आज जो बंगाल के मुख्यमंत्री है, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने मेरे से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस किया है। और जो मेन कैबिनेट मिनिस्टर है श्री तापस राय, वो तो दीदी से भी सीनियर है कांग्रेस पॉलिटिक्स में, कांग्रेस देन तृणमूल कांग्रेस, एंड ही वाज आल्सो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक इन तृणमूल कांग्रेस। निशित प्रामाणिक, निशित डेप्यूटी होम मिनिस्टर थे, अभी कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। जब यूथ तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी यूथ प्रेसिडेंट थे, तो निशित और मैं एक थाले में खाना खाते थे। वी हैव डन यूथ पॉलिटिक्स टुगेदर। वो आज कैबिनेट मिनिस्टर है। तो द मोस्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर फ्रॉम एक्स तृणमूल। हेमंत जी भी किसी और पार्टी के हैं। तो कौन किसको लेगा, कब लेगा, एक टाइमिंग का बात होता है, समय का बात होता है, वो उनके ऊपर है। जब जेपी नड्डा पे हमला हुआ था 2022 के चुनाव के पहले, तो कहा गया कि जनता का गुस्सा है। अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ तो कहा गया लोकतंत्र खतरे में है। ये जो तृणमूल कांग्रेस के 2 अलग अलग तरह के बयान है, सत्ता में कुछ और, विपक्ष में कुछ और, इसको आप कैसे देखना चाहते हैं? देखिए सुमित जी, अभी मैं ना बहुत
चैन की सांस ले रहा हूं। क्यों बोलिए तो, क्योंकि पार्टी लाइन के जंजीरें मेरे हाथों में बंधे हुए नहीं। ये आप समझते हैं कि पार्टी जो प्रवक्ता है उसका धर्म है उसको पार्टी लाइन फॉलो करना है। जेपी नड्डा पे हमला हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी जो अभी मुख्यमंत्री, उनको जिंदा जलाने का षड्यंत्र हुआ था, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल के जला देने का, समीक भट्टाचार्य के ऊपर हुआ है। तब हम लोग का पार्टी लाइन था जनरोष, जनरोष है, पब्लिक मार रही है, पब्लिक पीट रही है। तो अभी हिस्ट्री हैज अ हैबिट ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। अब यहां पर भी जनरोष हो गया है, क्या करे? कर्मा कॉलिंग, कर्मा कॉलिंग से भी बड़ा मैं तो बोलूंगा हिस्ट्री हैज अ वे ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। उस टाइम भी पार्टी लाइन था जनरोष, आज भी पार्टी लाइन है जनरोष। तो ये तो सत्ता में चलता ही रहता है। आई हैव डन पॉलिटिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो पता है मुझे। ये मुझे लग रहा है कि बीजेपी इज गोइंग टू स्टे फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट अ डिकेड, क्योंकि ऑपोजिशन दिख ही नहीं रहा है। 10 साल तो मान के चलना चाहिए। और बंगाल का तो कल्चर ही है, बंगाल का 40 साल 15 साल बंगाल का जैसा कल्चर है। देखिए, मैं जितना मुझे राजनीति का समझ है, 2029 में फिर बीजेपी क्षमता में आएगी दिल्ली में, उसके बाद 34 देखा जाएगा। पर बंगाल में कम से कम 10 साल और मेरे हिसाब से 15 साल ये लोग और रहेंगे। कम से कम 10 साल और 5 साल एक्सटेंड भी हो सकता है, अगर ये गलतियां ना करे जो गलतियां तृणमूल ने किया। इससे एक सवाल और निकलता है कि क्या जो ममता बनर्जी है, who's plus 70+ now, वो 15 साल की पॉलिटिक्स में कहाँ होंगी? भगवान को लंबी उम्र दे। आई डोंट नो, हम उस पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी स्थिति लेफ्ट की है, वहां के लीडर भी सारे सीनियर हो चुके हैं, कांग्रेस के लीडर्स भी काफी सीनियर हो चुके हैं। ऐसे में अपोजिशन का स्पेस कहाँ जा रहा है? कौन है वहां? मुझे अगर आप मेरे से पूछे तो लेफ्ट बहुत कोशिश कर रही है ये वैक्यूम को फिल करने का, बट मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में ये क्लियर हो जाएगा, बीजेपी के विपक्ष में कांग्रेस खड़ा होगा। क्योंकि माइनॉरिटी कंसोलिडेशन कांग्रेस के तरफ होगा और तृणमूल के भी जो माइनॉरिटी एमएलए है वो शायद कांग्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, 4-5 राज्य अभी भी उनके साथ है। सबको तो एक प्रोटेक्शन चाहिए, सबको राजनीति करना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में लेफ्ट जितना भी कोशिश कर ले, बट इट विल बी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इन बंगाल। अब ममता दीदी इज एन एक्सेप्शनल केस। ममता दीदी कैन डू मैजिक। अब वो अकेला कुछ कर देगी तो कर देगी, कोई मैजिक हो गया तो हो गया, बाकी किसी का क्षमता नहीं। ममता दीदी के वो जो इंडिया ब्लॉक वाली जो पॉलिटिक्स है, उसके एटीट्यूड में भी चेंज आया। अब वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, पहले अखिलेश और अरविंद केजरीवाल का नाम लिया करती थी, अब वो राहुल गांधी का नाम भी सहर्ष लेती है। मैंने तो सुना है कि मीटिंग होने वाली है इंडिया ब्लॉक की। मैंने भी सुना है जून के कुछ दिनों में हो रहा है। मतलब वही 6 सुन रहा था, फिर 8 हुआ, जो भी है। मीटिंग आने वाली है। यस, देखिए, अगर तृणमूल सत्ता में आ जाती तो इंडिया गठबंधन का लीडर ममता बनर्जी बन जाती, तब राहुल गांधी जी का बहुत खराब हालत होने वाला था इंडिया गठबंधन में। पर अभी सिनारियो अलग है। अभी ममता दीदी के लिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के दिल में बहुत इज्जत है, ये मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत ज्यादा इज्जत है। और ममता दीदी को लेके मैं ये भी बोल सकता हूँ ओपन कैमरा कि देश के प्रधानमंत्री के दिल में भी बहुत इज्जत है। और वो इज्जत, उनका जो पॉलिटिकल इतिहास है, राजनीति का इतिहास है, संघर्ष का जो इतिहास है, सम्मान उसके लिए है, तृणमूल नेता के तौर पे नहीं। ममता बनर्जी एज अ लीडर, उसका सम्मान सब करते हैं, ये ऐसा कोई नहीं है इस देश में जो नहीं करते हैं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, अगर बंगाल की राजनीति में कुछ अटके हो जाता है, जो हम लोग सोच रहे हैं, जो इतना साल बंगाल की राजनीति में है, तो वो सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, वो है ममता बनर्जी herself। क्योंकि ममता बनर्जी इज अ गेम चेंजर, ममता बनर्जी इज अ अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन, वो कुछ भी कर सकती है। उनकी काबिलियत पे कभी किसी को शक नहीं रहा, उनकी पॉलिटिकल हैसियत पर, उनकी काबिलियत पर। लेकिन एक चीज, क्या अपने भतीजे पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी? क्या अभिषेक बनर्जी चला रहे थे पार्टी को, सरकार को, और ममता बनर्जी को भनक तक नहीं थी कि इतना बड़ा डिबैकल आने वाला है सामने? देखिए, ये तो सच है कि पिछले 1-1.5 साल में पूरा पार्टी अभिषेक बनर्जी के हाथ में चला गया था, और उसमें ममता दीदी का भी आशीर्वाद था। क्योंकि ममता दीदी ये सोच रहे थे कि शायद अगर इस बार ममता दीदी जीत जाते तो शायद ऑफिशियली वो कमान अभिषेक बनर्जी के हाथ में ही सौंप देते नेक्स्ट टर्म के लिए, which is the general progression in politics, especially in right wing political parties. This is the general progression. पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी में तो फर्क है।
अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में फर्क है, सचिन तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर में भी फर्क है। मैं किसी को मतलब आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनीबॉडी, बट सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन वन पीस है, वैसे ही ममता बनर्जी वन पीस है। ममता बनर्जी माने यू कैन नॉट फिल द शूज ऑफ ममता बनर्जी, यू कैन बी अ ग्रेट लीडर, बट ममता बनर्जी इज वन पर्सन। अब अभी रिलेशनशिप कैसा होगा आपस में, ममता के बीच में और अभिषेक बनर्जी के बीच में, इस हार के बाद, इतने बड़े रिजल्ट के बाद? नहीं, सब लोग, जितने नेता निकल कर आ रहे हैं, सब अभिषेक बनर्जी और आईपैक का नाम ले रहे हैं, सब। नहीं, तो उसमें तो अभी दे विल बी टुगेदर ओनली, ये तो जायज सी बात है। एक वो उनके भतीजे भी है, उनका खून का रिश्ता भी है, उनके पॉलिटिकल एयर भी थे, तो उसमें अभी जब पूरा माहौल ही आपके खिलाफ है, तब जो लोग पास में है वो लोग तो और पास आ जाते हैं। बट इसको कैसे टैकल करती है दीदी, वो आने वाले दिन में देखना है, क्योंकि अगर कोई टैकल कर सकते हैं वो दीदी ही कर पाएंगे, बाकी किसी का हिम्मत नहीं है इसको टैकल करने की। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। 48 घंटे के बाद दोबारा आपसे बात करूंगा, आपने 48 घंटे का समय मांगा है। बिल्कुल, तब शायद थोड़ा और खाली रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली टॉकिंग।